हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सो अच्छे ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम भौतिक विज्ञान की क्लास को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम टॉपिक वाइज चैप्टर्स जो भी हैं टॉपिक्स हैं उसको वन लाइनर में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मापन। तो मापन से रिलेटेड जितने भी वन लाइनर क्वेश्चंस है, चलिए उनको देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के तुल्य होता है। तो ये होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर या 10⁻16 मीटर, ये होता है। और नेक्स्ट है 1 एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के तुल्य होता है। तो ये होता है 10⁻−10 मीटर। 1 माइक्रोन कितने मीटर के तुल्य होता है। तो ये होता है 10⁻−6 मीटर। 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो ये होता है 10⁻−9 मीटर। 1 पिको सेकेंड कितने सेकेंड के तुल्य होता है। ये होता है 10⁻12 सेकेंड। 0.0001 में कितने सार्थक अंक है। तो इसमें 1 अंक होता है सार्थक अंक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो पारसेक होती है। नेक्स्ट चलते हैं, एक पारसेक कितने मीटर के तुल्य होता है। एक पारसेक जो होता है वो होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर। एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के तुल्य होता है। तो ये होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। डेसिबल किसे मापने के लिए काम आता है। तो डेसिबल जो हो तो वो ध्वनि को मापने के काम में आता है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई। तो ये 1971 हुई थी। मोस्टली हम देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे लिए काफ़ी सूटेबल होते हैं और अधिकांशतः ऐसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं और इनको याद करने का भी आसान तरीका होता है। फटाफट ये रिवाइज करते रहिए, आप लोग जल्दी तैयार होते हैं ये। तो चलिए देर करना करते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जिन भौतिक राशियों को पूर्णतः निरूपित करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है दिशा की नहीं, उन्हें क्या कहते हैं। तो ऐसा जो होता है वो अदिश राशियाँ होती हैं, जिसमें परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की नहीं होती है। और जिनमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। विस्थापन किस प्रकार की राशि है। तो विस्थापन जो है वो सदिश राशि है। ये सदिश और अदिश राशियाँ ज़्यादा से ज़्यादा पूछी जाती है। बस आपको जैसे विस्थापन दे दिया, चाल दे दिया, विद्युत धारा, त्वरण ऐसे दे देगा, उसमें पूछ देगा आपको कौन सी सदिश राशि है कौन सी अदिश राशि है। तो इसको आप लोग ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट है, चाल किस प्रकार की राशि है। तो चाल जो है अदिश राशि है। विद्युत धारा अदिश राशि होती है। त्वरण जो होता है हमारा एक्सीलरेशन जो होता है वो सदिश राशि होती है। एसआई पद्धति में चाल का मात्रक क्या है। तो ये मीटर प्रति सेकेंड होता है। घन कोण का मात्रक क्या है, स्टेरेडियन। नेक्स्ट देखते हैं, गति के नियम। मापन हमारा यहीं समाप्त हो गया। अब हम देखते हैं गति के नियम। तो क्या वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी तल से गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो ये 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो उसका वेग कितना होगा। तो विरामावस्था में कोई भी वस्तु होगी तो उसका वेग हमेशा 0 होता है। जब कोई पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है तो उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा। जब भी कहीं विरामावस्था से कोई वस्तु चलना, कोई पिंड प्रारंभ करती है तो उसका जो प्रारंभिक वेग वो होता है 0 होता है। कोई पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो उसमें त्वरण कितना होगा। तो ये 0 होगा। किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी क्या कहलाती है। तो ये चाल कहलाती है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम था जड़त्व का नियम। नेक्स्ट है, क्रिया के विपरीत क्रिया का होना किसका नियम है। क्रिया के विपरीत क्रिया का होना ये न्यूटन का तृतीय नियम है। न्यूटन के गति के नियम किस पुस्तक में प्रतिपादित किए गए हैं। तो ये प्रिंसिपिया जो है उसमें प्रतिपादित किया गया है। गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो गति का जो प्रथम नियम था इसको गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं संवेग कहा जाता है।
दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर काम करती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी राशि प्राप्त होती है? तो ये द्रव्यमान प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है और उसे विस्थापित करने में असफल हो जाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो इसका किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। F=m में होता है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। बल किसका गुणनफल है? तो बल जो होता है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? भार में कमी प्रतीत होती है। तो ये हो गया गति के नियम से रिलेटेड। अब चलते हैं बल एवं बल आघूर्ण पर। एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? तो 10⁵ डाइन होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है? तो ये होता है 9.8 न्यूटन के बराबर। एक व्यक्ति लिफ्ट पर खड़ा है और यदि डोरी टूट जाए तो उसे अपना भार कितना प्रतीत होगा? तो उसे अपना भार 0 प्रतीत होगा। प्रथम वर्ग के उत्तोलक कौन से हैं? तो प्रथम वर्ग के उत्तोलक जो होते हैं जैसे तुला हो गया, कैंची, प्लास, बच्चों के झूलने का तख्ता, ये सब होता है प्रथम वर्ग के उत्तोलक। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक जो है वो सरोता, नींबू निचोड़ने की मशीन होती है। तृतीय वर्ग में जो होते हैं वो चिमटा और हल होता है। किसी वर्ग के उत्तोलकों का यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होता है। द्वितीय वर्ग के उत्तोलकों का। किस वर्ग के उत्तोलकों का यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है? तो ये तृतीय वर्ग का होता है। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का आंकिक मान कितना होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक को इसको कैपिटल जी से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल जी। तो इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। संवेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो ये बल कहलाती है। संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। बल आघूर्ण किस प्रकार की राशि है? तो बल आघूर्ण जो होता है वो सदिश राशि है और कार्य जो वो अदिश राशि होती है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। क्यों? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। किसी वस्तु को थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है, वह अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आती है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे अस्थायी संतुलन कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक लड़की झूले पर बैठी झूल रही है, उसे खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल कम हो जाएगा। तो ये हो गया टॉपिक हमारा खत्म। अब चलते हैं हम कार्य, ऊर्जा और शक्ति पर। चलिए देखते हैं। एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक जो जूल होता है। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक अर्घ्य पर डाइन सेंटीमीटर होता है। अर्घ्य डाइन सेंटीमीटर होता है। और 1 जूल कितने अर्घ के बराबर होता है? तो 107 अर्घ के बराबर होता है। 1 मेगावाट कितने वाट के तुल्य होता है? तो ये 10⁶ वाट के तुल्य होता है, बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा का जूल में कितना मान होगा? तो ये होगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। एक अश्व कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य कितना होगा? तो कार्य जितना होता है वो अधिकतम होता है। जब विस्थापन बल की लंबवत दिशा में होता है तो कार्य कितना होता है? तो कार्य जो होता है 0 होता है। फोर्स के अंदर नो डिस्प्लेसमेंट होता है, इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, इसलिए 0 होता है। 1 ग्राम द्रव्यमान का मान जूल में कितना होगा? तो ये होता है 9 इंटू 10⁻13 जूल। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है E=mc²। E=mc² होता है ये, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता न ही नष्ट। यह नियम किसका है? यह ऊर्जा का संरक्षण नियम होता है। चाबी भरी गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है, सॉरी थोड़ा जुकाम हो गया है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तनी हुई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है।
डायनमो का कार्य होता है, इसका कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना। मोमबत्ती में किसका रूपांतरण होता है? मोमबत्ती में जो रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में होता है। माइक्रोफोन का कार्य क्या होता है? तो ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना। लाउड स्पीकर का कार्य होता है वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना। सोलर सेल का कार्य होता है सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना। ट्यूबलाइट का कार्य होता है वैद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदलना। यांत्रिक ध्वनि को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है? तो ये सितार होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसी वस्तु का संवेग दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? ये 4 गुनी हो जाती है। शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक जो होता है वो वाट होता है। कार्य और शक्ति में संबंध क्या है? कार्य और शक्ति में जो संबंध होता है P=W/T होता है। एक मशीन 10 जूल कार्य 10 सेकेंड में करती है तो इसकी शक्ति क्या होगी? तो इसकी शक्ति जो होगी 10 वाट होगी। P=जूल/टाइम हो जाता है तो 100/10 कर देंगे तो ये 10 आंसर आ जाएगा, तो 10 वाट हो जाएगा। नेक्स्ट है शक्ति का मात्रक वाट किस मनोवैज्ञानिक के नाम के सम्मान में रखा गया? तो ये जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। नेक्स्ट है वाट का मान कितने समतुल्य होता है? तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र क्या है? तो गतिज ऊर्जा के लिए जो सूत्र होता है 1/2mv²। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्टली पूछता है और जो हमारे न्यूमेरिकल में है उसमें भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जहाँ पे क्या होता है यम जो वस्तु का द्रव्यमान होता है और वी जो होता है उसका वेग होता है। दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो इन्होंने न्यूटन साहब ने किया था। पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? जी का मान क्या है? घटता है। पृथ्वी केंद्र पर जी का मान कितना होता है? 0 होता है। जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? ध्रुवों पर होता है। जी का मान सबसे कम कहाँ होता है? तो ये विषुवत रेखा पर सबसे कम मान होता है इसका। पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने वाले सरल लोलक के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? आवर्तकाल बढ़ जाता है। पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। एग्जाम्पल में आप रॉकेट को देख सकते हैं। नेक्स्ट है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का कितना होता है? तो 1/6 होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं द्रव स्थितिकी क्या होती है। थोड़ा ब्लर आ गया है। द्रव स्थितिकी में देखते हैं दाब का मात्रक क्या है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये बार होता है। द्रव्य का घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से हम जो द्रव्य का घनत्व मापते हैं। दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो ये लैक्टोमीटर द्वारा किया जाता है। पानी से भरी बोतल में सबसे अधिक दाब कहाँ होगा? तो बोतल की पेंदी पर। पेंदी पे जो होता है सबसे ज़्यादा उसका दाब होता है। एक बार कितने न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के तुल्य होता है? तो 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापते हैं? वायुमंडलीय दाब जो होता है उसको बैरोमीटर से मापा जाता है। यदि अचानक बैरोमीटर का पाठ्यांक गिर जाता है तो यह क्या संकेत देता है? आंधी आने की संभावना बढ़ जाती है। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है तो क्या संभावना होगी? वर्षा होने की संभावना होती है। जब दिन साफ होता है तो बैरोमीटर के पाठ्यांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? पाठ्यांक बढ़ता रहता है। जब बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है तो उसका कितना भाग पानी से ऊपर उठा रहता है? तो इस कुल आयतन का 1/10वां भाग जो होता है वो तैरता रहता है ऊपर। बल दाब तथा क्षेत्रफल में क्या संबंध है? तो बल दाब तथा क्षेत्रफल में संबंध होता है P=F/A, जहाँ P क्या होता है? प्रेशर दाब होता है। F क्या होता है? फोर्स बल होता है। और A क्या होता है? एरिया क्षेत्रफल। हिंदी में भी इधर लिखा होगा, देख लीजिएगा आप सब। नेक्स्ट है समुद्र तल से नीचे जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो वायुमंडलीय दाब होती है समुद्र तल से नीचे जाने पर ये क्या होता है? बढ़ता है। पारे का हिमांक कितना होता है? ये 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ब्रिटिश थर्मल यूनिट कितने कैलोरी के तुल्य होता है? तो ये 252 कैलोरी के तुल्य होता है।
पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव का मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है। पानी के ऊपर तेल क्यों तैरता है? क्योंकि तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है पानी से कम होता है, इसलिए तेल जो है पानी के ऊपर तैरता है। जल की बूंद किसके कारण गोल होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों नहीं तैरती? पृष्ठ तनाव के कारण। ये सब सारी क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट है, द्रव्य के दाब की गणना किस सूत्र से की जाती है? तो ये होता है P बराबर एच डी जी। P बराबर एच डी जी। पी एच क्या होता है? द्रव्य की ऊंचाई होती है। डी जो होता है वो उसका द्रव्य का घनत्व होता है, और जी जो होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है। दाब की राशि क्या है? दाब जो होता है अदिश राशि होती है। नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना क्यों आसान है? क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो आर्किमिडीज का नियम जो है वो प्लवन से संबंधित है। कोई नाव पानी में कब डूब जाएगी? अपने आयतन के बराबर पानी हटाने पर। नेक्स्ट है, आर्किमिडीज किस देश के से संबंधित थे? तो ये ग्रीस से संबंधित थे। अब चलिए देखते हैं हम कंपन, तरंग गति तथा ध्वनि। दोलन करने वाली कोई वस्तु 1 सेकंड में कितने दोलन करती है उसे क्या कहा जाता है? उसको आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध है? तो ये होता है n बराबर 1/I/T, जहाँ पे 1/T होता है, जहाँ n जो आवृत्ति होती है और t जो होता है आवर्तकाल होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या है? आवृत्ति का मात्रक जो होता है वो प्रति सेकेंड या हर्ट्ज होता है। जिन तरंगों को हम सुन सकते हैं उन्हें कौन सी तरंग कहते हैं? उसे श्रव्य तरंग कहते हैं। श्रव्य तरंगों की आवृत्ति परास कितना होता है? ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ध्वनि के वेग पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? तो इस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में और सबसे कम होती है गैस में। नेक्स्ट देखते हैं, तरंग की आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य तथा तरंग के वेग में क्या संबंध है? तो ये होता है v बराबर n तरंग, मतलब तरंग वेग बराबर तरंग की आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य। दो तरंगों की आवृत्ति का अनुपात 1:2 है, तो आवर्तकालों में क्या अनुपात होगा? तो आवर्तकाल जो होगा 2:1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा उसका। किन तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो रेडियो तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। दैशिक संकेतों के लिए कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। घड़ी में घंटे वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है? तो ये 12 घंटे का आवर्तकाल होता है। घड़ी की सुइयों की गति कैसी होती है? तो ये सरल आवर्त गति होती है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो इसमें 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो ये 1/10 सेकंड तक रहता है। नेक्स्ट है, किसके कारण ध्वनि रात में अधिक और दिन में कम सुनाई देती है? ध्वनि के अपवर्तन के कारण। ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापते हैं? तो ये ऑडियोमीटर से मापते हैं। पराश्रव्य तरंगों को सीटी मारकर सबसे पहले किससे उत्पन्न किया था? किसने उत्पन्न किया था? तो ये गाल्टन महोदय ने किया था। ध्वनि में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी? तो ध्वनि की चाल जो है 332 मीटर प्रति सेकेंड ही रहेगी। बादलों की चमक पहले और गर्जन बाद में सुनाई देती, इसका कारण क्या है? प्रकाश की चाल अधिक व ध्वनि की चाल कम होती है, इसीलिए पहले चमक हमें दिखती है, उसके बाद गर्जन सुनाई देती है। मैक अंकों का प्रयोग किस वेग के संबंध में किया जाता है? तो वायुयान के वेग के संबंध में किया जाता है। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है 30 से 40 डेसिबल होती है। नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो ध्वनि की तरंगे जो है परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। डॉपलर प्रभाव जो होता है वो ध्वनि से संबंधित है। किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो ये अवरक्त किरणों के प्रयोग होता है। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? तो जो ध्वनि तरंगे होती है वो शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं। एक स्त्री की आवाज़ का पुरुष की आवाज़ से तीक्ष्ण होने का क्या कारण? उच्चतर आवृत्ति।
इको साउंडिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? समुद्र की गहराई नापने के लिए किया जाता है। एकास्टिक विज्ञान क्या है? ध्वनि से संबंधित है यह। जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो अपने साथ क्या ले जाती हैं? वो अपने साथ ऊर्जा ले जाती हैं। तो ये था ध्वनि और ध्वनि तरंग से संबंधित। नेक्स्ट है उष्मा, हीट। ठोसों में अणुओं के बीच की दूरी होती है, ये 10⁻⁻10 मीटर होती है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो ये चालन विधि द्वारा होता है। किसी पदार्थ के रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में क्या संबंध होता है? अल्फा बीटा गामा। तो ये होता है 1:2:3 का। रेखीय प्रसार गुणांक व क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में क्या संबंध होता है? तो बीटा इक्वल टू होता है 2 अल्फा। नेक्स्ट है रेखीय प्रसार गुणांक व आयतन प्रसार गुणांक में क्या संबंध होता है? तो ये गामा इक्वल टू 3 अल्फा होता है। नेक्स्ट है प्रसार गुणांक का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है हमारा 1 कैलोरी कितने जूल के तुल्य होती है? तो ये 4.2 जूल होती है। पानी का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो ये होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बायल के नियमानुसार क्या स्थिर रहता है? तो ताप जो होता है वो स्थिर रहता है। और चार्ल्स के नियमानुसार क्या स्थिर रहता है? तो दाब। बायल के अनुसार पूछेगा तो ताप स्थिर होता है और चार्ल्स के अनुसार पूछेगा तो दाब स्थिर होता है। दाब के नियम से क्या स्थिर रहता है? तो आयतन स्थिर रहता है। गैस समीकरण क्या है? तो गैस समीकरण जो होता है पीवी इक्वल टू आरटी होता है। पीवी इक्वल टू आरटी में आर का अंकित मान कितना होता है? अंकित मान तो होता है 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन। नेक्स्ट है परम शून्य ताप क्या है? मोस्टली ये पूछा जाता है क्वेश्चन, परम शून्य ताप क्या होता है? तो ये होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या या 273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, माइनस नहीं होता है। किसी वस्तु का ताप बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। 1 मोल द्रव्यमान गैस का आयतन कितना होता है? तो ये होता है 22.4 लीटर। नेक्स्ट है हमारा एक आदर्श गैस की स्थिर आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आदर्श की आंतरिक ऊर्जा जो होती है वो ताप पर निर्भर करती है। किसी आदर्श गैस के दाब व उसके आयतन की एकांक गतिज ऊर्जा में क्या संबंध होता है? तो P इक्वल टू 2/5 E होता है, जहाँ E जो होता है वो गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसी ऊष्मा के ही टॉपिक में। स्वस्थ मनुष्य का तापमान फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का जो तापमान होता है फ़ारेनहाइट पे वो होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। स्वस्थ मनुष्य का तापमान सेल्सियस पैमाने पर कितना होता है? तो ये 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड या 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। किसी ताप पर फ़ारेनहाइट पैमाना व सेल्सियस पैमाना समान होते हैं, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ़ारेनहाइट पैमाना और सेल्सियस जो होता है वो दोनों इक्वल होते हैं। किसी तांबे के गोले को गर्म करने पर किसमें वृद्धि होगी? तो उसके आयतन में वृद्धि होती है। किसी भी तांबे के गोले को गर्म करते हैं तो उसका आयतन क्या होता है? बढ़ता है। सेल्सियस पैमाने और फ़ारेनहाइट पैमाने में क्या संबंध है? तो ये जो होता है संबंध C/5 इक्वल टू F-32/9 ये होता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने में जो रिलेशनशिप होता है। केल्विन पैमाने और सेल्सियस पैमाने में क्या संबंध होता है? तो ये C/5 इक्वल टू K-273/5 या तो फिर K इक्वल टू C+273। नेक्स्ट है सेल्सियस पैमाने, केल्विन पैमाने व फ़ारेनहाइट पैमाने में क्या संबंध होता है? तो C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K-273/5 ये पूरा इतना होता है। नेक्स्ट है दो वस्तुओं के ताप में फ़ारेनहाइट पैमाने पर 63 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर, तो सेल्सियस पैमाने पे यह अंतर कितना होगा? तो ये होगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट पे 63 डिग्री रहेगा तो वो सेल्सियस पैमाने पे क्या हो जाएगा? 35 डिग्री सेंटीग्रेड। किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे अधिक होता है।
धातु की एक आयताकार प्लेट में एक छेद कर दिया जाता है, उसे गर्म करने पर छेद पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो छेद का आकार जो है वो बढ़ जाता है। रेल की पटरियों के बीच जगह क्यों छोड़ी जाती है? ताकि ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान मिल सके। कौन से तापमानी पर ऋणात्मक तापमान नहीं मापे जाते हैं? तो ये केल्विन पैमाने पर नहीं मापे जाते हैं। ऊष्माधारिता का मात्रक क्या है? तो ये जूल प्रति केल्विन होता है। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो ये होती है 540 कैलोरी प्रति ग्राम या 540 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है। नेक्स्ट है, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है? तो ये होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम या 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है। बंद कमरे में पंखा चला देने पर कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका ताप क्या होता है? बढ़ जाएगा। 1 ग्राम जल को 0 डिग्री फ़ारेनहाइट से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? तो 17.7 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। खौलते पानी की अपेक्षा भाप से क्यों अधिक जलन होती है? क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। किसकी अवशोषण क्षमता सबसे अधिक होती है? काजल की। दोपहर के समय सूर्य से आने वाली किरणें अधिक गर्म होती हैं क्योंकि वायुमंडल में दूरी कम होने के कारण ऊष्मा का अवशोषण कम होने लगता है। पूर्णतः कृष्ण पिंड की अवशोषकता कितनी होती है? 1 होती है। नेक्स्ट है, किसी विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण तेजी से होता है तो वो विकिरण विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसी में, किस विधि द्वारा सूर्य के प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर आती हैं? तो ये विकिरण विधि से आती हैं। किसी वस्तु का ताप 4 गुना कर दिया जाता है तो ऊष्मा की दर कितने गुने हो जाएगी? तो 256 गुना हो जाएगी। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो तांबा होता है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो तांबा होता है। ऊष्मा और कार्य में संबंध स्थापित किसने किया था? तो डॉक्टर डी जूल ने किया था। एक मनुष्य का ताप 60 डिग्री है तो यह ताप फ़ारेनहाइट पैमाने पे कितना होगा? तो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? तो पायरोमीटर तापमापी से सूर्य का ताप मापा जाता है। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है? तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, सेल्सियस से ऊपर। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो उसकी लंबाई बढ़ती है परंतु चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपरिवर्तित रहती। लंबाई बढ़ती है लेकिन चौड़ाई में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आणविक संगठन द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? ये संवहन कहलाता है। नेक्स्ट है, कौन सा द्रव्य ऊष्मा का अच्छा चालक होता है? ऊष्मा का अच्छा चालक जो होता है वो पारा होता है, मरकरी जिसे कहते हैं। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग लेकर सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो अवरक्त किरणों द्वारा। ग्रीष्म काल में सफ़ेद कपड़े पहनना अच्छा होता है, क्यों? क्योंकि सफ़ेद कपड़े ताप का अवशोषण कम करते हैं। थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? तो ये दीवार ने किया था, थर्मल फ्लास्क का। तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं बनती है? क्योंकि वाष्पीकरण दर जो होता है तेज होने के कारण नहीं बनता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की क्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है तो इसका क्या कारण है? पसीने का आर्द्रता के कारण वाष्पित न होना। किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से सूर्य व वाष्प में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? ये वाष्पीकरण कहलाता है। फ्रिज में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो ये एक समान तापमान बनाए रखना। नेक्स्ट है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ये ऊर्जा के संरक्षण की प्रतिपुष्टि करता है। सूर्य की सतह पर ताप कितना रहता है? तो 6000 केल्विन होता है। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट पैमाना सेंटीग्रेड पैमाने का दुगुना होता है? तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। नेक्स्ट है, अशुद्धियों के कारण द्रव्य के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। सेल्सियस में कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होगा? तो होगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। एक थर्मामीटर जो 200 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो वह कौन सा थर्मामीटर? तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर होता है। ये जो होता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रकाश दर्पण, लेंस व प्रकाशिक यंत्र, लाइट, मिरर और लेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं।
और जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं बल्कि दूसरों के प्रकाश से दिखाई देती हैं उन्हें अदीप्त वस्तु कहते हैं। जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाश उत्पन्न करेंगी वो दीप्त होंगी, जो दूसरों से के प्रकाश से दिखाई देंगी उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। सूर्य उदय अस्त के समय लाल क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ये आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा होती है। जलती हुई मोमबत्ती किस प्रकार की वस्तु है? ये प्रदीप्त वस्तु होती है। दो दर्पणों के बीच क्यू कोण हो तो उनके द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो प्रतिबिंबों की संख्या जो होगी 360 बटा क्यू -1, मतलब क्यू जितना भी दिया होगा, कोण जितना दिया होगा उसको 360 में भाग दे देंगे और -1 कर देंगे। नेक्स्ट, दो दर्पण 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो ये 5 होगी। किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितने लंबे दर्पण की आवश्यकता होगी? उस मनुष्य की लंबाई का आधा। आपको अगर आप अगर इतने लंबे आपको पूरा प्रतिबिंब देखना है तो आपकी लंबाई का आधा जो है दर्पण आपको जरूरी होगा। नेक्स्ट है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ होती है? तो वो अनंत पर होती है। कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर v वेग से आ रहा है तो उसे अपना प्रतिबिंब किस वेग से आता हुआ दिखाई देगा? तो 2v वेग से दिखाई देगा। यदि समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाता है तो परिवर्तित किरणें कितने डिग्री के कोण से घूम जाएंगी? तो ये 2 थीटा के डिग्री के कोण से घूम जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रहा है तो उसे अपना प्रतिबिंब किस वेग से आता हुआ दिखाई देगा? तो ये 2 × 10 = हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड, 20 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से दिखाई देगा। नेक्स्ट है, प्रकाश के किस रंग के लिए प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो वो बैंगनी रंग के लिए होता है। विबग्योर आप लोग जानते ही होंगे, हम लोग बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं विबग्योर के बारे में। तो इसमें जो वायलेट रंग होता है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और रेड का सबसे कम होता है, और सबसे कम होता है तो ये रेड का होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का परास कितना होता है? तो ये 3900 से लेकर 7800 आर्मस्ट्रांग होता है, एंगस्ट्रॉन होता है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश के प्रकीर्णन के कारण जो होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो होता है आकाश हमें नीला दिखाई देता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 499 सेकेंड या 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। दो समतल दर्पणों को समांतर क्रम में रखा जाता है, उनके द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है? संख्या क्या होगी? तो वो अनंत होती है। प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो रोमर ने की थी। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो निर्वात में होती है, वायु में होती है। नेक्स्ट है, प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है? तो प्रकाश की चाल जो होती है माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, आपतन कोण का मान किस कोण के बराबर होता है? तो ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। किसी दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो ये होता है F = R/2, जहाँ F होता है फोकल दूरी और R जो होती है वो वक्रता त्रिज्या होती है। किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। R/2 कर देंगे ना तो 20/2 कर देंगे तो ये हो जाएगी। F निकालना है ना तो ये हो जाएगी आपकी 20/2 कर देंगे तो ये 10 हो जाएगी। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो ये हो जाएगा टू होता है P = 1/8, जहाँ P होता है लेंस की क्षमता होती है। लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? तो ये डायोप्टर में मापी जाती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। किसी लेंस की क्षमता +5D है, वह किस प्रकार का लेंस है? तो उत्तल लेंस होता है। एक लेंस की क्षमता -2D है, यह किस प्रकार का लेंस है? तो वो अवतल लेंस होता है। एक व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती परंतु दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, उस व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष है? तो वह निकट दृष्टि दोष है। मतलब निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं दिखती हैं तो वो निकट दृष्टि दोष होता है।
निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो वो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख लेता है किंतु पास की वस्तु को नहीं देख पाता, उसकी आंख में कौन सा दोष है, तो दूर दृष्टि दोष होता है। दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष एक दूसरे का अपोजिट होता है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार का चश्मा पहनना चाहिए, तो उत्तल लेंस का चश्मा पहनना चाहिए। किसी व्यक्ति को न तो दूर की वस्तुएं और न ही पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, उसकी आंख में कौन सा दोष है, तो जरा दृष्टि दोष है उसकी आंख में। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करते हैं, द्विफोकसी या बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण समांतर किरण पुंज अपसरित करता है, तो उत्तल दर्पण करता है। अवतल दर्पण को कहाँ रखा जाए कि अपसारी किरण पुंज प्राप्त हो, तो फोकस या ध्रुव के बीच में। पूर्ण परावर्तन कब होता है, जब क्रांतिक कोण से कम कोण पर रखा जाता है। कोई व्यक्ति अपने से बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण से देख सकता है, तो अवतल दर्पण में देख सकता है। कार व बसों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो ये उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिएगा, मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। कार में बसों में किस मिरर का प्रयोग किया जाता है पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। नेक्स्ट है हमारा, सड़कों पर लगे लैंपों में किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो ये होता है उत्तल दर्पण का। सेविंग करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है, तो ये होता है अवतल दर्पण का प्रयोग। नाक कान व गले की जांच करने के लिए डॉक्टर किस दर्पण का दर्पण लगे यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो ये अवतल दर्पण का। जैसे ये कार हो गया, सड़क पर लगे लैंप, सेविंग करने के लिए मिरर का जो उपयोग होता है, नाक कान गले, ये सब इम्पॉर्टेंट मोस्टली ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। चलिए आगे देखते हैं, वर्ण विक्षेपण क्या है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग तरंग दैर्घ्य के लिए अलग अलग होना जो होता है वही वर्ण विक्षेपण होता है। जो वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है उनका रंग कैसा होता है, तो वो काला होता है। काला कलर जो होता है सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। प्राथमिक रंग जो होते हैं वो लाल, हरा और नीला है। मोस्टली पूछा जाता है प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। जो वस्तुएं सभी रंगों को परावर्तित कर देती है उनका रंग कैसा होता है, वो श्वेत यानी सफ़ेद होता है। जो अवशोषित करती हैं वो काली होती हैं और जो परावर्तित कर देती हैं वो श्वेत होती हैं यानी सफ़ेद होती हैं। लाल व नीले रंग को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है, मैजेंटा बैगनी कलर प्राप्त होता है। वर्ण त्रिभुज के शीर्ष पर कौन सा रंग दिखाई देता है, तो लाल कलर दिखाई देता है। विचलन कोण किस पर निर्भर करता है, तो ये प्रिज्म कोण व अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। इंद्रधनुष में कौन सा रंग दिखाई नहीं देता, तो काला रंग नहीं दिखाई देता है। इंद्रधनुष में जो विबग्योर कलर होता है मैंने अभी आपको ऊपर बताया वही दिखाई देते हैं। अपवर्तनांक में क्या नहीं बदलता है, तो उसकी आवृत्ति जो होती है नहीं बदलती है। वायु के सापेक्ष किसी द्रव्य का क्रांतिक कोण 45 है तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा, तो ये √2 हो जाएगा। किसी माध्यम में आपतन कोण 0 है तो अपवर्तन कोण कितना होगा, तो अपवर्तन कोण भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। घड़ी साथ छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो ये उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। फोटोग्राफी कैमरों या प्रकाशिक यंत्रों में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो वो उत्तल लेंस का किया जाता है। यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, कहाँ किस लेंस का और किस मिरर का प्रयोग किया जाता है। दो लेंस जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः f2 व f2 है, f1 व f2 है, ये f1 है वह f2 है, एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हो जाती है वो 1/f = 1/f1 + 1/f2 हो जाती है। नेक्स्ट है, दो लेंस जिसकी क्षमता P1 व P2 है उन्हें संपर्क में रखने पर संयुक्त लेंस की क्षमता जो होती है P = P1 + P2, ये P = हो जाती है। नेक्स्ट है, मनुष्य की आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना से पहले बनता है। जिसकी आंखों में
दोष होता है उस रेटिना से पहले बनता है, और नहीं तो जो मनुष्य की आँख पे मोस्टली प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना पर बनता है। जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता अधिक होती है तो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है, तो कम हो जाती है। मानव नेत्र की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक व उल्टा होता है। यदि अदृश्यक लेंस की फोकस दूरी f0 तथा अभिनेत्र लेंस का फोकस दूरी fe है तो दूरदर्शी की लंबाई क्या होगी, तो डेल्टा एंगल इक्वल टू f0 प्लस fe हो जाएगा। दूरदर्शी की दूरी लंबाई जो होती है f0 प्लस fe हो जाता है। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो परवलयाकार अवतल का परवलयाकार अवतल का यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश की तरंग किस प्रकार की तरंग है। प्रकाश की तरंग जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो हाइगेंस के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह किसने कहा था, तो मैक्सवेल ने कहा है। सर्वप्रथम किसने बताया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, तो ये ग्रेमाल्डी ने बताया है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रतिपादक जो है आइंस्टीन महोदय हैं। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है, तो वह तरंग व कण दोनों के समान होती है। किस गुणधर्म के कारण पानी में से भरे बर्तन में डुबोई गई सुई या छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो अपवर्तन के कारण वो हमें मुड़ी हुई या फिर डुबोई से जो होती है मुड़ी हुई दिखाई देती है। धूप में चश्मे की क्षमता कितनी होती है, 0 डायोप्टर होती है। लाल कांच को अधिक ताप तक गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा, तो वह हरा दिखाई देता है। आइरिस पुतली का क्या कार्य होता है, तो आँख पर जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। नेक्स्ट है, मायोपिया का क्या अर्थ है, तो मायोपिया का अर्थ जो होता है निकट दृष्टि दोष होता है। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। किस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। प्रकाश की गति किसके अंदर न्यूनतम हो जाती है, कांच में। किसी तारे के रंग में किस बारे में पता चलता है, तो उस तारे के ताप का। आइंस्टीन के समीकरण E=mc² में c जो होता है वो प्रकाश का वेग होता है, c जो होता है। किस तिथि को दोपहर के समय आपकी छाया आपसे छोटी होती है, 21 जून को। अबिंदुकता के उपचार हेतु किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एक प्रिज्म से गुजरने पर कौन सा प्रकाश सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है। अपरिवर्तित जो होता है वो बैंगनी कलर होता है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग के प्रकाश का होता है, तो बैंगनी रंग का होता है। तो ये थे टॉपिक्स। अब हम चलते हैं विद्युत धारा पे। ये वन लाइनर क्वेश्चंस जो है आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। ज़्यादा करके एग्जाम्स में है ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं और इसी तरह से होता है। हमें नहीं लगता इतना पढ़ने के बाद कहीं और से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत है। इसी को आप 2 बार 4 बार लगातार देख लीजिए या बार बार रिपीट करते रहिए। मोस्टली आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा और फंस भी जाएगा एग्जाम में। तो चलिए पढ़ते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करेंट। नाभिक में कौन से कण होते हैं, तो न्यूट्रॉन व प्रोटॉन पाए जाते हैं। किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, तो प्रोटॉनों की संख्या निकालने होती है हमें, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी पर कितने प्रकार के आवेश पाए जाते हैं, तो 2 प्रकार के आवेश पाए जाते हैं। आवेशन की क्रिया में किसका हस्तांतरण होता है, तो इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण होता है। धातु में विद्युत चालन किस प्रकार से होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। विद्युत धारा जो है वो अदिश राशि है। शुष्क सेल में किसका मिश्रण होता है, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड व अमोनिया क्लोराइड का। एसआई पद्धति में प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है। विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो अमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है,
अस्थायी चुंबक किस लोहे के बने होते हैं? तो अस्थायी चुंबक जो होते हैं वो नर्म लोहे के बने होते हैं। अस्थायी चुंबक किस लोहे के बने होते हैं? तो वो इस्पात के। अस्थायी पूछेगा तो वो नर्म लोहे के, अस्थायी पूछेगा तो वो इस्पात के बने होते हैं। क्या चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं? कभी नहीं काटती हैं वो एक दूसरे को। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण कितना होगा? तो वो 90 डिग्री होगा। विषुवत रेखा पर नमन कोण जो होता है वो 0 डिग्री होता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? तो वो जूल प्रति कूलाम होता है। घरों की विद्युत धारा कौन सी विद्युत धारा होती है? वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। जो हमारे घरों में लगी होती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। सेल का विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है? तो इलेक्ट्रॉनों की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किस प्रकार होता है? तो वो इलेक्ट्रॉनों द्वारा किया जाता है। शुष्क सेल किसका बना होता है? शुष्क सेल जो होता है वो जस्ते का बना होता है। विद्युत विभवांतर किसके द्वारा मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है, जब R1 R2 R3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो ये हो जाता है तुल्य प्रतिरोध जो होता है वो R=R1 + R2 + R3 हो जाता है। नेक्स्ट है, जब 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध जो हो जाता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ये हो जाता है। विद्युत मीटर का तार किसका बना होता है? विद्युत मीटर का तार जो होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। घरों में मुख्य लाइन के तार किस प्रकार के होते हैं? तो एक गर्म और दूसरा ठंडा होता है। फ्यूज में प्रयोग होने वाला तार किसका बना होता है? तो वो तांबा, टिन व शीशे का एलाय होता है। घरों में प्रयोग होने वाले यंत्रों को किस क्रम में लगाया जाता है? वो समांतर क्रम में लगाते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। घरों में विद्युत ऊर्जा किसमें मापी जाती है? किलोवाट घंटा या प्रति यूनिट में मापी जाती है या यूनिट में मापी जाती है। प्राकृतिक चुंबक किस दशा में ठहरता है? वो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। विद्युत धारा आवेश तथा समय में क्या संबंध है? तो ये आवेश बराबर होता है समय गुणे विद्युत धारा, मतलब Q = I × T हो जाता है। नेक्स्ट है, कांच की छड़ को रेशम पर से रगड़ने पर छड़ पर क्या प्रभाव पड़ता है? छड़ धनावेशित हो जाती है। प्रतिचालक का लक्षण क्या है? तो उच्च पारगम्यता होता है। 100 वाट का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो कितनी विद्युत धारा खर्च होगी? तो 1 इकाई खर्च होगी। तड़ित चालक का आविष्कार जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में कौन परिवर्तित करता है? तो ये रेक्टिफायर करता है। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण को कोटि क्या है? तो वो 10⁶ ओम है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना किस नियम के अनुसार की जाती है? तो ये कूलाम के नियम के हिसाब से दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना की जाती है। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक जो होता है ओम मीटर है। विद्युत मरकरी लैंप में क्या भरा होता है? तो कम दाब पर पारा भरा होता है। नेक्स्ट है, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो रेगुलेटर। मोस्टली आपके सबके घरों में लगा होता है। रेगुलेटर से हम उसको कम भी करते हैं और ज़्यादा भी करते हैं। किरचॉफ की धारा नियम किस पर आधारित है? तो ये ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करती है। तो चलिए अब चलते हैं हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। ऐसे ही टॉपिक वाइज को हम वन लाइनर में पढ़ाते हुए चल रहे हैं और ये पर्याप्त क्वेश्चन है आपके लिए, वन लाइनर जितने भी हैं। चलिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव देखते हैं। तो है हमारा चुंबकत्व का क्या कारण है? तो ये आवेशों की गति होती है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है वो गॉस होता है। 1 न्यूटन एम्पियर मीटर किसके तुल्य होता है? तो 10⁴ गॉस के बराबर होता है। लॉरेंज बल का सूत्र जो होता है F = QVB sin थीटा होता है, जहाँ पर F बल होता है, Q आवेश होता है, V वेग होता है, B चुंबकीय क्षेत्र व Q जो होता है क्षेत्र की दिशा में
कोण होता है। किसी धारावाही चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो ये चालक की प्रकृति, विद्युत धारा व कुंडली में फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। चुंबकीय प्रेरक की खोज जो है फ्लेमिंग साहब ने की है। एक चौक कुंडली का क्या कार्य होता है? ये प्रत्यावर्ती धारा का मान कम कर देता है। ट्रांसफर की कोड किसकी बनी होती है? ट्रांसफर की जो कोड होती है वो नर्म लोहे की बनी होती है। ट्रांसफार्मर किस प्रकार की धारा के लिए उपयुक्त है? तो ये प्रत्यावर्ती धारा के लिए उपयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर काम करता है। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करना, यानी एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में बदलना। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? तो आर्स्टेड द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय कैसे किया जा सकता है? तो हथौड़े से पीट कर या गर्म करके। चुंबकीय सुई किस दिशा में संकेत करती है? उत्तर दिशा में करती है। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 10⁻18 से 10⁻21 तक होती है। लेंज का नियम किसका नियम है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव किस दिशा में होता है? ये दक्षिण दिशा में होता है। उत्तरी ध्रुव पूछेगा चुंबक, पृथ्वी के चुंबक का, तो वो दक्षिण दिशा में होता है। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है क्या कहलाता है? तो ये डीग्रीसिंग कहलाता है। मुक्त रूप में लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है? तो ये 18 डिग्री का कोण बनाता है। एक्स किरणों का पता किसने लगाया था? तो डब्ल्यू रोंटजन ने लगाया था। रमन प्रभाव का पता किसने लगाया? तो सीवी रमन, इन्हीं के नाम पर रमन प्रभाव रखा गया है। विद्युत अपघटन के नियम की खोज जो है फैराडे ने की है। सापेक्षता का सिद्धांत जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया है। सापेक्षता का सिद्धांत पूछता है मोस्टली किसने दिया है? तो आइंस्टीन ने दिया है। डायनमो की खोज जो है फैराडे ने की है। परमाणु फाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो ये ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में होता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ कौन सी किरणों को उत्सर्जित करता है? तो ये अल्फा, बीटा और गामा किरणों को उत्सर्जित करता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव किसका विरोध करता है? तो फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। यह नियम किसका है? तो ये फैराडे महोदय का नियम है। तो ये थे विद्युत धारा और चुंबकीय धारा, चुंबकीय प्रभाव का कुछ क्वेश्चंस। चलिए अब चलते हैं यंत्र व आविष्कारक, पढ़ते हैं किस यंत्र को किसने आविष्कार किया है। तो सबसे पहले थर्मामीटर की खोज किसने? तो गैलीलियो महोदय ने की थी। बैरोमीटर की खोज जो है ई टारिसेली ने की थी। अब हम देखते हैं यंत्र और उसके खोजकर्ता, किसको किसने खोजा था। एयर कंडीशनर की खोज जो विल्स हैविलैंड कैरियर ने की थी। एसी मोटर की खोज जो है वो निकोला टेस्ला ने की थी। वायुयान की खोज जो थी वो राइट बंधु ने की थी। परमाणु रिएक्टर जो है हमारा उसका एनरिको फर्मी ने उसकी खोज की थी। बैरोमीटर की खोज जो है इवांगेलिस्टो टारिसेली ने की थी। बाल पॉइंट पेन जो हमारा बीरो ने किया था। बाईसाइकिल का आविष्कार जो है के मैकमिलन ने किया था। बाइसिकल के टायर का जो खोज है वो जेबी डनलप ने किया था। बाइसिकल का कहेगा तो के मैकमिलन ने किया था, और बाइसिकल के टायर की बात करेगा तो जेबी डनलप ने किया था। कैलकुलेटर का जो खोज करता थे वो बी पास्कल थे, और सेंटीग्रेड स्केल का खोज जो है वो ए सेल्सियस महोदय ने किया था। इसमें 2 पॉइंट आपको फंसाने वाले, एक बाइसिकल और एक बाइसिकल टायर का, इसको ध्यान दीजिएगा। बाइसिकल जहाँ आएगा मैकमिलन, और बाइसिकल टायर का हो जाएगा डनलप हो जाएगा। आगे देखते हैं कार की खोज, कार पेट्रोल की खोज करता जो थे वो कार्ल बेंज थे। सिनेमेटोग्राफ का जो था थॉमस अल्वा एडिसन थे। कंप्यूटर की खोज जो चार्ल्स बेबेज ने किया था। सिने कैमरा की खोज जो है फ्रिज ग्रीन ने किया था। सिनेमा का एएल तथा जेएल लुमियर ने किया था। क्लॉक पेंडुलम युक्त जो होता वो सी हुगेंस ने किया था। क्रोनोमीटर का खोज जो जॉन हैरिसन ने किया है।
साइक्लोट्रॉन की खोज जो अर्नेस्ट ऑरलैंडो लॉरेंस ने किया है। कभी कभी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, जैसे किसी भी यंत्र का नाम दे देता है और उसके ऑप्शन दे देता है कि इसके खोजकर्ता कौन है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। कार्बोरेटर जो है उसका खोज क्या है, गाटलीब डैमलर ने किया है। डीजल इंजन, इसके खोज करता है रुडोल्फ डीजल, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया। डायनामाइट का खोज जो है अल्फ्रेड नोबल ने किया है। डायलिसिस मशीन का जो होता है, जो किडनी मशीन होती है, उसका कोल्फ महोदय ने खोज किया है। डीसी मोटर जो होता है उसका जेनेबो ग्रामे ने किया है। इलेक्ट्रिक प्रेस या आयरन की खोज जो HW सीली ने किया है। इलेक्ट्रिक लैंप की खोज थॉमस एल्वा एडिसन ने किया है। इलेक्ट्रिक फैन जो होता है वो व्हीलर ने किया है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत चुम्बक इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो है उसकी खोज W स्टर्जन ने किया। फिल्म जो मूक चलचित्र होता है उसका लुइली प्रिंस ने किया था। फोटोमीटर का एडवर्ड और चार्ल्स पिककिंग ने किया है। फिल्म जो वाक चलचित्र है उसके जे मुसैली व H बागट ने किया है। फिल्म जो ध्वनि युक्त है वो ली डे फॉरेस्ट ने किया है। फाउंटेन पेन की खोज जो LE वाटरमैन ने किया था। गैल्वेनोमीटर की खोज जो एम्पियर ने किया था। गाइगर मूलर काउंटर की खोज है हैंस गीगर ने किया है। जाइरोस्कोप की खोज जो है फौकाल्ट ने किया है। गोबर गैस संयंत्र की खोज जो है डॉक्टर CB देसाई ने किया है। ग्लाइडर जॉर्ज कैले। ग्रामोफोन का जो टॉमस अल्वा एडिसन ने किया है। हार्ट लंग मशीन का जो डॉक्टर डेनिस मेलरोज ने किया है। हेलीकॉप्टर की खोज जो 18 ओहमिसेन ने किया है। लिफ्ट की खोज जो एलिसा ग्रेविस ओटिस ने किया है। अब देखते हैं रिवाल्वर की खोज जो है सैमुअल कोल्ट ने किया है। लेसर की खोज जो है चार्ल्स टाउन्स ने किया। माइक्रोमीटर की खोज जो है गैस क्वांगे ने किया है। माइक्रोफोन जो है वो डेविड ह्यूगस ने किया है। मशीन गन की खोज जो है रिचर्ड गेटलिंग ने किया है। सूक्ष्मदर्शी जो माइक्रोस्कोप होता है उसका जेड जानसेन ने किया। मोटर कार पेट्रोल वाली जो होती है उसका कार्ल बेंज ने किया है। मोटरसाइकिल एडवर्ड बटलर ने किया है। नियॉन लैम्प की खोज जो है G क्लाड ने किया है। और नायलॉन की खोज जो है WH कैरोथर्स ने किया है। तो ये थे, आगे कुछ और नाम है वो भी देख लेते हैं। और रडार जो है उसका खोज AH टेलर तथा LC यंग ने किया है। रेडियम की खोज जो है मैरी तथा पियरे क्यूरी ने किया है। ये पूछते कुछ ऐसे क्वेश्चन इसमें जो मोस्टली पूछा जाता है। कुछ और भी यंत्र रह गए उनको भी हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। रेडियो की खोज जो है G मार्कोनी ने किया है। रेजर जो सेफ्टी होता है वो KG जिलेट ने किया है। रेजर जो इलेक्ट्रिक आता है वो कर्नल जेसिक ने किया है। रेफ्रिजरेटर हमारे फ्रिज जो है उसकी खोज J हैरिसन तथा A कैटलिन ने किया है। रबर की खोज जो है चार्ल्स गुडईयर ने किया है। सेफ्टी लैंप का सर हम्फ्री डेवी ने किया है। सेफ्टी पिन की खोज विलियम हर्ट ने किया है। सिलाई मशीन की खोज B थीमोनियर ने किया है। स्कूटर की खोज G ब्राड शाह ने किया है। शॉर्ट हैंड जो आधुनिक है उसका खोज सर आइजक पिटमैन ने किया। और स्टिप शिप जलयान जो होती है JC पेरियर ने किया है। टरबाइन शिप की खोज जो है सर चार्ल्स पार्ल्स ने किया है। स्टीम इंजन कंडेंसर युग होता है वो जेम्स वाट ने किया था। स्टील उत्पादन का है हेनरी बेसेमर ने किया है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेनलेस स्टील की खोज जो है हैरी ब्रीअर्ली ने किया है। सिस्मोमीटर की खोज रॉबर्ट मैलेट ने किया है। टैंक की खोज सर MS स्विंगटन ने किया है। टेलीग्राम कोड जो होता है उसकी खोज सैमुअल FB मोर्स ने किया है। टेलीफोन की खोज अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया है। टेलीस्कोप की खोज जो हंस लिपरसे ने किया है। ट्रैक्टर की खोज रॉबर्ट फार्मिच ने किया है। ट्रांजिस्टर की खोज जो है बार्डिन तथा सोकले ने किया है। टाइपराइटर की खोज C सोल्स ने किया है। टेप रिकॉर्डर की खोज पाउलसेन ने किया है। टेलीविज़न की खोज जो है जॉन लोगी बेयर्ड ने किया है। और जो टेली प्रिंटर होता है उसका इमाइल
वेनडोट और जॉन जॉर्ज हर्शेक ने किया है। ट्रांसफार्मर, इसकी खोज जो है माइकल फैराडे ने किया। वॉच, हाथ की जो घड़ी होती है, एएल ब्रेगुएट ने किया। और एक्सरे की खोज जो है डब्ल्यू रॉन्टजन ने किया है। नाम तो भाई साहब ऐसे ऐसे दिए जाते हैं, याद करना भी मुश्किल होता है, बट क्या करें, पढ़ना तो है ही। तो चलिए अब देखते हैं, वो उपकरण और उसकी खोजकर्ता हो गए। अब चलते हैं उपकरण और उसका प्रयोग क्या क्या है उसको देखते हैं। तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए वो बाइनोक्यूलर का प्रयोग किया जाता है। हृदय की गति किस यंत्र द्वारा मापते हैं, तो ये कार्डियोग्राफ के द्वारा मापते हैं। अब देखिए, नमन कोण ज्ञात करने के लिए नमन मापी का प्रयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। द्रव्यों का सापेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पानी के अंदर की ध्वनि तरंगें ज्ञात करने के लिए हाइड्रोफोन का प्रयोग किया जाता है। बारीक तारों का व्यास नापने के लिए स्क्रू गेज का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का, वर्षा को मापने के लिए रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। अब आगे हम देखते हैं, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए ज्ञात करने के लिए सिस्मोग्राफ का, मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए सेक्सटेंट का, वाहनों की गति ज्ञात करने के लिए स्पीडोमीटर का, और गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए स्फेरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। समाचार प्राप्त करने के लिए टेलीप्रिंटर का, और सूर्य की किरणों की तीव्रता के लिए एक्टियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं विविध प्रश्न जो भौतिक विज्ञान से पूछे जा सकते हैं। ये हमारे हो जाएंगे विविध प्रश्न। कृष्ण छिद्र का सिद्धांत किसने दिया था, तो यश चंद्रशेखर ने दिया था। दूरबीन का आविष्कार जो है गैलीलियो महोदय ने किया है। रडार का आविष्कार जो है वो टेलर व यंग ने किया है। गैस इंजन की खोज जो है वो डैमलर ने किया है। बैलिस्टिक मिसाइल जो थी किसने बनाई थी, तो वो वर्नर वॉन ब्राउन ने बनाई थी। महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये सोनार यंत्र का है। कुछ विविध प्रश्न हैं जहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, वो भी हम आपको सॉल्व करा दे रहे हैं। नेक्स्ट है, सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। रडार का क्या उपयोग होता है, तो ये रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये परमाणु को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त होता है। तारों की मध्य दूरी मापने की इकाई जो होती है उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। साइक्लोट्रॉन का क्या कार्य है, तो ये आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट है हमारा, नैनोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है, तो गैसों का दाब मापा जाता है। गैसों का दाब जो है वो नैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक क्या है, तो वो सिरेमिक ऑक्साइड है। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को किसमें परिवर्तित किया जा सकता है, तो उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। पहले तापयनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो J.A. फ्लेमिंग ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, तो अतिचालकता का प्रयोग किया जाता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो एंडरसन ने की थी। एक पिकोग्राम कितने ग्राम के तुल्य होता है, 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, तो 159 लीटर होते हैं। एक बार का मान कितना होता है, तो 10⁵ पास्कल होता है। एक खगोलीय इकाई औसतन किसके बराबर होती है, पृथ्वी और सूर्य की दूरी के बराबर होती है। 1 किलोग्राम कितने न्यूटन के बराबर होगा, तो 9.8 न्यूटन के बराबर होगा। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितने MeV में होता है, तो 0.51 MeV होता है। टैकियान का क्या तात्पर्य है, तो टैकियान जो होता है वो प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण होते हैं। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था, तो ये आइंस्टीन महोदय ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रम द्वारा उत्पन्न होती है, तो ये नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है।
एक्स किरणें किसमें से होकर पार नहीं की जा सकती, तो ये लकड़ी से होकर पार नहीं होती हैं। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में कौन सा तत्व आवश्यक है, तो ये जर्कोनियम जो होता है वो आवश्यक होता है। नाभिक का आकार कितना होता है, तो नाभिक का आकार जो होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती, तो ये एल्युमिनियम जो होती है वो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है। एक मनुष्य 1 मीटर से कम की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो उसकी आंख में कौन सा दोष है, तो वो दूरदृष्टि दोष से ग्रसित है। आगे देखते हैं, सोनार का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये नौ संचालकों के लिए होता है। बर्नौली की प्रमेय किस पर आधारित होती है, ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होती है। तो ये थे फिजिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक और उससे रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चंस। आई होप को आपको अच्छा लगा हो आज का सेशन। आप अपने कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताइएगा आपको हमारा सेशन कैसा लगा है, और ताकि हम आगे और भी वीडियो अपलोड कर सकें। तो इसी प्रकार के और भी चैप्टर्स और पेपर को लेकर हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। थैंक यू।